बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट अजीम अल कदर, ग्लोबल लॉ एंड कंसल्टेंसी कंपनी की तरफ से। आज हम इनकम टैक्स लॉ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एफबीआर के एम्बिट में कितने टाइप्स के जो टैक्स लॉज हैं वो आते हैं। उन टैक्स लॉज में से आज हम इनकम टैक्स लॉ को डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो इनकम टैक्स की ऑब्लिगेशन है वो किन इंडिविजुअल्स पे, किन एंटिटीज पे एप्लीकेबल है, किन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है, इनकम टैक्स किन्होंने पे करना होता है, किस टैक्स रेट के ऊपर पे करना होता है, और डिफरेंट टाइप के जो कैटेगरीज हैं जैसे कि इंडिविजुअल्स हैं, एओपी है, सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी है, इसी तरह से जो एनजीओ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, किस रेट के ऊपर इनकम टैक्स जो है पे करना होता है, और टैक्स की लायबिलिटी किस पे है, कौन एग्जेम्प्ट है, ये डिस्कस करेंगे। टैक्स के रेट स्लैब क्या है वो डिस्कस करेंगे, और टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ऑब्लिगेशन है वो कब स्टार्ट होती है। तो इसमें जो हमने कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज हमने डिस्कस की, जैसा कि इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स में भी बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं और सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं। तो सैलरीड इंडिविजुअल्स का टैक्स रेट स्लैब डिफरेंट है, जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनका टैक्स स्लैब डिफरेंट है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बिजनेस इंडिविजुअल और जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनका जो थ्रेशोल्ड है वो जो इस साल की टैक्स रिटर्न है उसमें 6 लाख से ऊपर जिसकी इनकम होगी उसने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना होगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये डिस्कस करें कि टैक्स की ऑब्लिगेशन कब है कि आपने टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। यहां पे हर वो शख्स जिसकी पूरे एक फिजिकल ईयर हमने डिस्कस किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि एक साल जो है उसको एक फिजिकल ईयर कहते हैं, और टैक्स लॉस के हवाले से जो नॉर्मल टैक्स का फिजिकल ईयर या वो है 1 जुलाई से 30 जून। जैसे अभी जो टैक्स की रिटर्न जाएंगी वो जाएंगी 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक। यहां पे हर वो शख्स जिसकी इस पूरे फिजिकल ईयर में टैक्सेबल इनकम थी उसने टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, और वो लोग जिनके पास पाकिस्तान में इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका एफबीआर के शेड्यूल के मुताबिक साइज और वैल्यू दी हुई है, वो प्रॉपर्टी उसके ऊपर टैक्स पे करना है। इसी तरह से 7E के मुताबिक जो कैपिटल एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट्स के ऊपर जब उनकी वैल्यू जो है वो एक सर्टेन लिमिट जो है वो एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर जो है उसके ऊपर आपने जो टैक्स है वो पे करना है। इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करना है, और जो आपका कैपिटल गेन है उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है। इसी तरह से जो आपको कोई प्राइज विनिंग है जैसे प्राइज बॉन्ड है, कोई जो स्टॉक के सेल के ऊपर जो गेन है उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इनके ऊपर टैक्स पे करना है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था कि जो इनकम टैक्स का सेक्शन 4 है वो सेक्शन 4 जो है वो बताता है कि टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। तो यहां पे ये बात तो क्लियर हो गई कि इनकम टैक्स जो ऑर्डिनेंस है 2001 का, इसका जो सेक्शन 4 है वो बताता है कि टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपने टैक्स पे करना है। यहां पे दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो टैक्स रेट की स्लैब, जैसे मैंने बताया कि जो सैलरीड इंडिविजुअल है और जो कंपनीज हैं वो उनमें डिफरेंट है। बिजनेस इंडिविजुअल, सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर जो थ्रेशोल्ड है वो 6 लाख से ऊपर की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स पेबल है। जो एओपीज हैं उनका थ्रेशोल्ड भी 6 लाख है, उससे ऊपर उन्होंने टैक्स पे करना है। जो कंपनीज है, कंपनीज का जो टैक्स लायबिलिटी है वो कंपनी को जो भी इनकम होगी उस इनकम के ऊपर कंपनी ने टैक्स पे करना है, जो कि 29% से 35% तक है। जो बैंकिंग कंपनीज हैं उन्होंने 35% के हिसाब से पे करना है। तो यहाँ पे एक तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई
इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने पे जो गेन होगा उसको कैपिटल गेन कहते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है। और जो एग्जेम्पशंस हैं वो तमाम उन ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो एग्जेम्प्ट हैं अगर उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ओवरसीज है, मतलब वो फॉरेन कंट्रीज में उनको कोई सैलरी की, बिजनेस की इनकम हो रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्स पे नहीं करना। यहां ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी अगर उनका पाकिस्तान में किसी भी किस्म की उनकी इनकम है, रेंटल इनकम है, बिजनेस इनकम है, या यहां पे अगर उनका कोई एग्रीकल्चर इनकम है, कोई कैपिटल गेन है, कोई बैंक प्रॉफिट्स के ऊपर कोई इनकम है, कोई प्राइज विनिंग है, कोई कमीशन है, तो पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर उनको टैक्स पे करना है, वो इससे एग्जेम्प्ट नहीं है। नॉर्मली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ये समझते हैं कि हम तो ओवरसीज में हैं, तो पाकिस्तान में हमें किसी चीज के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी उनको टैक्स पे करना है। और अगर वो पाकिस्तान में इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो ओन करते हैं और 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी ओन करते हैं, तो उनको पाकिस्तान में टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो भी पे करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को कभी भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इग्नोर नहीं करें। अब जो लोग टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे या इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स की पेनल्टीज भी हैं, सरचार्ज भी है, कुछ चीजों के ऊपर बार भी है, और सबसे बड़ा एक और नुकसान ये भी है कि उनको जो टैक्स रेट्स हैं वो कहीं पे भी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी सेल परचेज के ऊपर वहां पे उनको टैक्स रेट स्लैब डिफरेंट होंगे। जहां पे उनका विद होल्डिंग टैक्स है वो भी ज्यादा डिडक्ट होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर, और इसी तरह से बाकी जो एफबीआर के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। और यहाँ पे सिम ब्लॉकेज भी हो सकती है। आपके जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को सेल करके गवर्नमेंट जो टैक्स की रिकवरी है वो भी कर सकती है। आपके ट्रेवल के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको जरूर मतलब उसको फोकस करना चाहिए कि टैक्स की रिटर्न फाइल करना जो है वो आपके बेनिफिट में है। टैक्स की रिटर्न को फाइल ना करना जो है उसकी जो आप कह लें कि जो रिपरकशंस हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि टैक्स की रिटर्न जरूर फाइल करें और जो ड्यू टैक्स है वो टाइम पे जमा करवाएं, अदरवाइज उसके ऊपर भी सरचार्ज और पेनल्टीज इंपोज होती है। अब यहाँ पे हमने एक चीज ये भी डिस्कस की थी कि सैलरीड इंडिविजुअल जो हैं उन्होंने अपनी जो सैलरी है उसके ऊपर नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन जो सैलरी पे कर रही होती है उन्होंने उसका टैक्स विदहोल्ड करके जमा कराना होता है। अगर वो टैक्स जमा नहीं हुआ तो वो टैक्स जो है वो इंडिविजुअल ने खुद जमा करवाना है। और रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स जमा करवाना है। रेंटल इनकम के ऊपर भी जो एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन टेनेंट है वो अगर उसके ऊपर विदहोल्ड कर रही है जो कि उसकी ऑब्लिगेशन है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही या डिफरेंशियल अमाउंट है तो वो ओनर ने खुद जमा करवानी है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेंटल इनकम है वो रेंटल इनकम आपका एजेंट और अगर आपके बिहाफ पे कोई लैंडलॉर्ड रिसीव कर रहा है तो टैक्स की लायबिलिटी उसकी नहीं है। टैक्स की लायबिलिटी उसकी है जो प्रॉपर्टी ओन करता है और बेसिकली जिसको वो रेंटल इनकम जाती है। तो इस चीज को भी जरूर हमेशा माइंड में रखें। ये मत समझें कि जी आप अब्रॉड हैं और पाकिस्तान में रेंटल इनकम कोई और रिसीव कर रहा है आपके बिहाफ पे तो आप एग्जेम्प्ट है। आप एग्जेम्प्ट नहीं, आप ओनर हैं, आप उसके बेनिफिशियरी हैं। इनकम टैक्स की लायबिलिटी भी आप ही की। एक दफा हम फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं कि टैक्स की लायबिलिटी जो है वो किस किस की है। टैक्स की लायबिलिटी हर उस शख्स की जिसकी पूरे फिजिकल ईयर में इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक टैक्सेबल इनकम है, चाहे वो इंडिविजुअल है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन में भी चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है
या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या वो कंपनी है, या वो किसी भी किस्म का कोई और उसको गेन है प्रॉपर्टी की सेल परचेज में, या प्रॉपर्टी की सेल परचेज है, तो टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी है और टैक्स भी पे करना है। तो यहां पे इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमेशा अपने टैक्स लॉस को समझने की कोशिश करें और टैक्स की लायबिलिटीज जो हैं उनको हमेशा टाइम पे करें, ताकि आप जो टैक्स लॉस के मुताबिक पेनल्टीज हैं, सरचार्ज है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बार्स हैं, उनसे बच सकें। आखिर में वही एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस और टैक्स लॉस के हवाले से लेक्चर्स हैं वो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप एक सीक्वेंस में तमाम जो लेक्चर्स हैं उनको सुन सकें, देख सकें, ताकि आपको टैक्स लॉस के हवाले से अच्छी अवेयरनेस हो सके और आप अपनी टैक्स की ऑब्लिगेशन को समझ सकें। थैंक यू।